हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम फिर बात करने वाले हैं हरियाणा सीएचओ पेपर के बारे में। इस पेपर से हम 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और आज हम 25 क्वेश्चन फिर से डिस्कस करने वाले हैं। और जो रिमेनिंग हमारे 25 क्वेश्चन रह जाते हैं वो बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। बेटा जी, आप सभी को पहले ही बता देता हूँ, आपको कंप्लीट पेपर को ज़रूर देखना है। कंप्लीट पेपर को ज़रूर देखना है। ये पेपर जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये पेपर आपको कंप्लीट ज़रूर देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे गए हैं। जैसे ही हमारा ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको मिलेगी सीएचएन गोल्डन की पॉइंट। गोल्डन की पॉइंट आपको मिलेगी, वो भी 100 गोल्डन की पॉइंट्स के आपको 2 पार्ट मिलेंगे। जैसे हमारे कंप्लीट ये पेपर हो जाता है उसके बाद, और जैसे हमारी गोल्डन की पॉइंट हो जाएगी उसके बाद हम फिर से एमपीसीएचओ के पेपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑन प्रिवेलेंस रेट इज। बेटा जी, प्रिवेलेंस रेट की आपको डेफिनेशन पूछी गई है। क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन, निम्नलिखित में से कौन सा वो स्टेटमेंट है जो प्रिवेलेंस रेट का अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर रहा हो। तो बेटा जी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। द नंबर ऑफ पेशेंट्स हु हैव द डिजीज एट ए पर्टिकुलर टाइम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन एट रिस्क ऑफ हैविंग द डिजीज एट दैट टाइम। बेटा जी आपको मैं बता दूं, प्रिवेलेंस का मतलब होता है सीधा सीधा ओल्ड प्लस न्यू केसेज। ओल्ड प्लस न्यू केसेज का मतलब होता है प्रिवेलेंस। अगर आपको पूछा जाए इंसिडेंस तो फिर आपको आंसर करना था ऑप्शन बी, द नंबर ऑफ द न्यू केसेज ऑफ ए डिजीज इन ए पॉपुलेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। देखिए यहाँ पे न्यू केसेस का नाम आ रहा है। किसी भी डिजीज कंडीशन के अगर न्यू केसेस फाइंड आउट होते हैं एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, तो वो क्या कहलाता है बेटा जी, इंसिडेंस। क्या कहलाता है, इंसिडेंस। तो बेटा जी आपको दोनों ही याद रखने हैं। प्रिवेलेंस का मतलब है ओल्ड प्लस न्यू केसेज, और इंसिडेंस का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ न्यू केसेज। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी पूछा जा सकता है सीएचओ की एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथमेटिक्स के 2 क्वेश्चन है और दोनों को मैंने अच्छे से समझाने की आपको कोशिश की है। चलिए समझते हैं इनको। पहले क्वेश्चन समझिए है क्या। इफ ए स्टेट हैज़ 5 लाख लाइव बर्थ इन ईयर 2020-21 एंड 500 मैटरनल डेथ्स वीआर रिपोर्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, देन व्हाट वुड बी द एमएमआर ऑफ द स्टेट फॉर दिस पीरियड। बेटा जी आपको एमएमआर बतानी थी। क्या बतानी थी, एमएमआर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 लाख लाइव बर्थ हो रहे हैं 2020-21 की जनगणना के अनुसार। किसी भी राज्य की मान लीजिए, यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जांपल दिए गए, और साथ ही 500 मैटरनल डेथ भी रिपोर्ट होती है। इन 5 लाख लाइव बर्थ्स पे 500 मैटरनल डेथ भी रिपोर्ट होती है। तो आपको बताना है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कितनी होगी। तो बेटा जी चलिए मैं आपको ले चलता हूँ उस फॉर्मूले से। यानी कि आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद ही आपके आंसर सही आएंगे। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ पॉज करके, क्योंकि मैंने अलग से डिवाइड कर रखा है, मतलब अच्छे से समझा रखा है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। एमएमआर का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। नंबर ऑफ डेथ ऑफ मदर्स ड्यू टू चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशन इन द ईयर्स। जो मदर्स की डेथ हो रही है, चाहे वो बर्थ के किसी भी कॉम्प्लिकेशन से हो सकती है, किसी भी कॉम्प्लिकेशन की वजह से हुई हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ डेथ ऑफ मदर्स, जो भी मदर्स की डेथ हो रखी है वो आपको दे रखी है। नीचे देखिए नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स अकरिंग इन द ईयर, कितने लाइव बर्थ हो रहे हैं एक साल के अंदर, वो भी आपको वैल्यू दे रखी है। इंटू 1000 आपको करना है, सॉरी 1 लाख, 1 लाख करना है। यहाँ पे गलती मत कर देना बेटा जी, एमएमआर 1 लाख से एक्सप्रेस की जाती है, कभी भी 1000 से नहीं की जाती है। 1 लाख आपको करेक्ट आंसर करना है। अगर आपको पूछा जाए एमएमआर इज एक्सप्रेस्ड बाय, तो आपको 1 लाख वहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। चलिए आगे समझिए। आपको ये फॉर्मूला जब याद है तो आपको पता चल जाएगा। 500 मैटरनल डेथ रिपोर्टेड होती है और कितने लाइव बर्थ पे, 5 लाख लाइव बर्थ पे। अब 1 लाख से जब आप इनको कट करेंगे तो ये 5 जीरो से 5 जीरो चले गए, बच गई अपने पास संख्या 500/5। तो बेटा जी जब 500 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, 100। अब चलिए 100 आपके जब ये आंसर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं हम ऑप्शन के अंदर देखते हैं। चलिए वहाँ पे ऑप्शंस के अंदर देख लेते हैं एक बार पॉज करके। देखिए बेटा जी ये रहा 100। तो बेटा जी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। 100 वैल्यू मैंने बता दी है कैसे आपको निकालनी एमएमआर, वैसे ही आएगी आपकी एमएमआर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से मैथमेटिक्स का है।
if 3000 infants died out of total 80,000 live births in a state in a given year of 2019-20, then what will be the IMR of the state for this period। बेटा जी यहाँ पे IMR पूछिए, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट पूछी गई है, ऊपर आपको MMR मैटरनल मोर्टालिटी रेट पूछी गई थी। बेटा जी अगर आप IMR निकाल रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो IMR का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको वैल्यूज दे रखी है, 3000 बच्चे मर जाते हैं 80,000 लाइव बर्थ्स में से। ये रिपोर्ट है 2019-20 की, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको पूछा गया है। बेटा जी 3000 लाइव जो इन्फेंट डेट है वो आपको बता रखा है और 80,000 लाइव बर्थ्स आपको बता रखा है। अब आपको निकालनी है क्या IMR। तो बेटा जी आपको IMR का सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए मैं दिखा देता हूँ फिर से पॉज करके आपको कंप्लीट फॉर्मूला और उसके आंसर्स। देखिए बेटा जी सबसे पहले तो आपको इसका जो फॉर्मूला वो पता होना चाहिए। IMR का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर 1 ईयर ऑफ एज इन ए ईयर। एक साल के अंदर कितने इन्फेंट्स की डेथ हो रही है वो नंबर आपको कहाँ पे लिखने हैं, ऊपर। देन नीचे आपको लिखना है नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स इन द सेम ईयर इंटू 1000 आपको कर देना है, इंटू 1000 आपको कर देना है। तो बेटा जी आप जैसे इनको काउंट करेंगे, जैसे आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 3000। 3000 क्या है, डेथ रेट। जो इन्फेंट्स डेथ हो रहे हैं एक साल के अंदर डेड हो रहे हैं उनकी संख्या है 3000। कितने लाइव बर्ड्स है एक साल के अंदर, 80,000। कितने हैं, 80,000। इनको किससे डिवाइड किया, इंटू 1000 आपको करना है और 3 शून्य से 3 शून्य आपको हटा देने, 3 जीरो से 3 जीरो गए, बच गए 80। यानी कि 3000 को आप 80 से जब कैलकुलेट करोगे, जब इनको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएंगे 37.5। तो चलिए हम ऑप्शंस के अंदर भी देखते हैं कि क्या ऑप्शन ऐसा है या नहीं है, क्योंकि वैल्यू जो सही आती है ना वहीं आपके आंसर सही माने जाते हैं। यहाँ पे मैथमेटिक्स है, अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए बेटा जी 37.5 हमने आंसर अभी भी निकाला है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन बी 37.5। बेटा जी आप कैलकुलेट करके और देख लेना, अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आपको बस पता होना चाहिए IMR का फॉर्मूला और MMR का फॉर्मूला। तो आपको मैंने बता दिया MMR को एक्सप्रेस करते हैं 1 लाख से, कितने से, 1 लाख से। अगर आपको IMR पूछे तो फिर आपको बताना है 1000 से एक्सप्रेस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पेरीनेटल डेथ रेट इज। जो पेरीनेटल डेथ रेट है उसके अंदर किसको इंक्लूड किया गया है। तो बेटा जी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन ए सम ऑफ द फिटल एंड नियोनेटल डेथ रेट। फिटल पीरियड से लेकर नियोनेटल के बीच जो भी डेथ्स होती है उनको किसके अंदर इंक्लूड किया गया है, पेरीनेटल डेथ रेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच इज द स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा। हरियाणा का स्टेट बर्ड आपको पूछा गया है और आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी ब्लैक फ्रैंकलिन। ब्लैक फ्रैंकोलिन, ये आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। द मरकंडा रिवर्स एंशियंट नेम वाज। बेटा जी आपको सबसे पहले तो एंशियंट का मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको एंशियंट का मतलब पता होना चाहिए। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन। क्या होता है बेटा जी हिंदी में, प्राचीन। जो मरकंडा नदी है उसका प्राचीन नाम क्या है, बेटा जी ये पूछा गया है और आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, ऑप्शन सी अरुणा। जो मरकंडा नदी है उसका प्राचीन नाम था अरुणा, लेकिन अभी इसको क्या कहा जाता है, मरकंडा नदी। इससे पहले कुछ दिनों पहले यानी प्राचीन समय में इसको कहा जाता अरुणा। क्या कहा जाता था, अरुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द करंट MMR ऑफ हरियाणा एंड इंडिया इज। करंट आपको MMR बतानी, अभी 2020 के सर्वे के अकॉर्डिंग आपको बतानी थी करंट MMR कहाँ कहाँ की, हरियाणा और कंप्लीट भारत की, इंडिया की। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी 91 MMR है हरियाणा की करंट, और इंडिया की पूछे तो आपको 113। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। तो बेटा जी आपने अगर किया है तो आपको यहाँ से भी एक नंबर मिल गया है। अगर आपने कुछ और किया है 98 वगैरह ये कर दिया है तो आपको यहाँ से कुछ भी नहीं मिला है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैन बी कैलकुलेटेड बाई। बेटा जी आपने सुना होगा नेगलेज रूल। नेगलेज रूल आपने सुना होगा, उसी के अकॉर्डिंग EDD हम निकालते हैं। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है EDD कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा जी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन ए LMP प्लस 9 मंथ्स प्लस 7 डेज। LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से काउंट करते हैं, साथ ही उसके अंदर 9 मंथ्स ऐड कर देते हैं, साथ ही उनके अंदर 7 डेज भी ऐड कर देते हैं। तो आपके पास में कौन सी वैल्यू आ जाती है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो EDD कैसे निकालते बेटा जी, LMP में 9 मंथ ऐड करेंगे, 9 मंथ के साथ ही 7 डेज भी आपको ऐड करने हैं।
तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपार्ट फ्रॉम रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी ऑफ डायरिया जिंक एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो। बेटा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे को डायरिया हुआ है, अगर किसी बच्चे को डायरिया हुआ है तो उसकी सीवियरिटी को रिड्यूस करने के लिए, उसके ड्यूरेशन को कम करने के लिए आप सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके साथ ही आपको जिंक भी एडमिनिस्टर करवानी पड़ती है। यानी कि बच्चे को जिंक भी एडमिनिस्टर करवाते हो, तो इस जिंक का रोल क्या है बेटा जी, उस बच्चे के अंदर जिंक का रोल क्या है, ये आपको पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन बी, reduces the incidence of subsequent episode of diarrhea and possibly pneumonia over the ensuing 3 months। बेटा जी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन बी, यानी कि ये जो जिंक आप एडमिनिस्टर करवा रहे हो ये डायरिया के एपिसोड को तो कम करती ही करती है, साथ ही ये निमोनिया की पॉसिबिलिटी को भी कम कर देती है। कब तक? 3 महीने तक। 3 महीने तक निमोनिया बच्चे के पास में ही नहीं आएगा, तो इसीलिए जिंक एडमिनिस्टर करवाई जाती है बच्चे को। तो बेटा जी आपको याद रखना है, अगर किसी बच्चे को डायरिया हुआ है तो उसको जिंक क्यों देते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि जिंक क्यों प्रोवाइड करते हैं। वो क्या करती है, डायरिया की जो डायरिया का जो एपिसोड है उसको तो रिड्यूस करती ही करती है, साथ ही ये निमोनिया की पॉसिबिलिटी को भी कम कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डोज ऑफ जिंक गिवन ड्यूरिंग डायरिया। डायरिया के अंदर जो जिंक की टैबलेट दी जाती है उसकी डोज आपको पूछी गई है। एपिसोड इज डैश mg फॉर चाइल्ड बिटवीन 2 to 6 month and then dash the mg of for child above 6 month of age given for days। बेटा जी आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। आपको यहाँ पे पूछा गया है जो जिंक की डोज है डायरिया के बच्चे, जब जो डायरिया किसी बच्चे को हो रखा है उसको जब आप जिंक की टैबलेट देते हो तो आपको पहले तो पूछा गया 2 महीने से 6 महीने के बच्चे को अगर डायरिया हुआ है तो कितनी डोज आप उसे दोगे। तो बेटा जी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, 10 mg। अगर 2 से 6 महीने का बच्चा है तो उसको 10 mg सबसे पहले आपको जिंक की जो टैबलेट है वो आपको एडमिनिस्टर करवानी होगी। अब आपको पूछा गया 6 महीने से बड़ा यानी 6 महीने से ज़्यादा का बच्चा है, उसको डायरिया हो रखा है, तो उसको आप कितनी डोज दोगे। आप उसको दोगे 20 mg। कितनी दोगे? 20 mg। और कितने दिनों के लिए दोगे? 14 दिनों के लिए। आपको यहाँ पे 14 दिन ना देके आपको वीक में पूछे तो आपको 2 वीक करेक्ट आंसर कर देने। तो बेटा जी 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। जो जिंक की टैबलेट दी जाती है वो 2 महीने से 6 महीने तक के बच्चे को कितनी दी जाती है? 10 mg। अगर 6 महीने से ज़्यादा का बच्चा है तो उसको 20 mg। और कितने दिनों के लिए दी जाती है? 14 दिनों के लिए या फिर 2 वीक के लिए। तो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट क्लियर हो जाते हैं। आपको याद रखना है बेटा जी कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन चिल्ड्रन व्हेन डायरिया लास्ट फॉर 14 days और मोर इट इज़ डायग्नोज एज। बेटा जी आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर किसी बच्चे के अंदर डायरिया 14 दिन या 14 दिन से ज़्यादा तक चल रहा है, अभी तक भी उसको डायरिया हो रखा है, 14 दिन से ज़्यादा लंबे समय तक कि उसको डायरिया हो रहा है, तो इसको किस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करते हैं, इसे किस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो बेटा जी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, सीवियर क्रॉनिक डायरियल एपिसोड। कौन सा एपिसोड है? सीवियर क्रॉनिक डायरियल एपिसोड, ना कि सास बहू का एपिसोड है। बहुत ही अच्छा एपिसोड है ये, सीवियर क्रॉनिक डायरियल एपिसोड। भाई मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सास बहू एपिसोड, हातिम वगैरह बहुत कुछ आते थे पहले, अभी तो पता नहीं कौन कौन से चल रहे हैं यार। मैं तो खुद भी नहीं देखता हूँ सीरियल वगैरह, ये गर्ल्स वगैरह देखते हो उनको पता होगा। चलिए यहाँ पे अपने को जानना है कौन सा एपिसोड है। यहाँ पे एपिसोड होगा सीवियर क्रॉनिक डायरियल एपिसोड। अगर बच्चे के अंदर 14 दिन से ज़्यादा तक अगर डायरिया रहता है तो उसे किसके अंदर इंक्लूड करते हैं? सीवियर क्रॉनिक डायरियल एपिसोड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डोज ऑफ डिवॉर्मिंग टैबलेट गिवन बिलो 1 year old चाइल्ड। बेटा डिवॉर्मिंग, डिवॉर्मिंग के अंदर कौन सी टैबलेट यूज लेते हैं? एल्बेंडाजोल। कौन सी? एल्बेंडाजोल। आपको यहाँ पे पूछा गया है अगर 1 साल से कम, अगर 1 साल से कम के बच्चे को अगर आप डिवॉर्मिंग टैबलेट दे रहे हो तो वो आप 1 साल के अंदर कितने डोज की आप टैबलेट यूज़ करोगे। तो बेटा जी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी, 400 mg ट्वाइस ए ईयर। 2 बार, साल के अंदर 2 बार आपको देनी है ताकि पेट के कीड़े बच्चे के मर सके। अगर पेट में कीड़े हो जाते हैं उसको उसको ट्रीट करने के लिए डी वार्मिंग टैबलेट यूज ली जाती है। जैसे एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, एल्बेंडाजोल। कौन सा है? एल्बेंडाजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए 1 month infant हैज़ 1 big ball and
हैज़ टेम्परेचर ऑफ 37.6 डिग्री एज पर IMNCI ही विल बी क्लासिफाइड एज। एक महीने का बच्चा है जिसका टेम्परेचर आपको बता रखा है 37.6 डिग्री से क्या है, अबव है, यानी कि 37.6 डिग्री है। अब आपको IMNCI गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये किस कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई किया गया है। यानी कि अगर बच्चे को ऐसा क्या हो रखा है जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर जो है 37.6 डिग्री आ रहा है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी, पॉसिबल सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बेटा जी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, वो भी कौन सा वाला, सीरियस। ये कोई सीरियस कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ उसकी वजह से उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, बच्चे का बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीवियर जॉन्डिस इज ए इन ए यंग इन्फेंट्स इज असेस्ड बाय चेकिंग इफ ही हैज। बेटा ये क्वेश्चन जेके में भी शायद पूछा गया था, मेरे को कंप्लीट क्वेश्चन तो नहीं मिला लेकिन शायद जेके में भी पूछा गया था। अगर किसी बच्चे को सीवियर जॉइंटिस हो रखा है तो उसको आप कैसे क्लासीफाई करेंगे, कैसे आपको पता चलेगा, कैसे आप असेस करेंगे कि इसको सीवियर जॉइंटिस हो रखा है। तो बेटा जी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है येलोविश सॉल एंड पाम, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए यंग इन्फेंट हैज डायरिया एंड is lethargic and has no sunken eyes, he will be classified as IMNCI गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बच्चे को क्या हो रहा है, डायरिया हो रखा है, साथ ही लिथार्जिक एंड संकन आइज जैसे साइन सिम्टम भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये किस कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई किया जाएगा। तो बेटा जी आपको पता होगा लिथार्जिक एंड संकन आई किसका है, डिहाइड्रेशन का साइन सिम्टम है। किसके हैं बेटा जी, डिहाइड्रेशन के साइन सिम्टम है। लेकिन ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये आपको पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था डायरिया विथ सीवियर डिहाइड्रेशन। डायरिया तो बच्चे को हो ही रखा है, साथ ही ये जो दो आपको साइन सिम्टम दिए इसका मतलब है इसको सीवियर डिहाइड्रेशन भी हो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रंटिंग इज द शॉर्ट एंड सॉफ्ट साउंड ए यंग इन्फेंट मैक्स वाइल। जो ग्रंटिंग साउंड है वो शॉर्ट एंड सॉफ्ट साउंड होती है जो यंग इन्फेंट्स के अंदर आपको दिखाई देती है। तो कब दिखाई देगी ये ग्रंटिंग साउंड, आपको कब सुनाई देगी, आप देख तो नहीं सकते लेकिन सुन तो सकते हो बेटा जी। आप CHO बन रहे हैं तो आपको ग्रंटिंग साउंड भी सुननी पड़ेगी। तो ये जो साउंड कब सुनाई देगी आपको ये पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी, ब्रीदिंग आउट। जब ब्रीदिंग एक्सेल करेगा बच्चा उस टाइम आपको ग्रंटिंग साउंड सुनाई देगी, दिखाई नहीं देगी बेटा जी, सुनाई देगी, आपको सुनना है ग्रंटिंग साउंड। अगर ब्रीदिंग एक्सहेल करता है तब आपको ग्रंटिंग साउंड सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टोटल डोज ऑफ टेबलेट मिजोप्रोस्टोल गिवन फॉर प्रिवेंशन ऑफ PPH। बेटा जी पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए जो मिजोप्रोस्टोल की टेबलेट्स दी जाती है उसकी डोज आपको पूछी गई, कितने डोज आप दोगे। तो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, 600 माइक्रोग्राम, 600 माइक्रोग्राम की टेबलेट आपको प्रोवाइड करनी है PPH को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशेंट विथ 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी गिविंग हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग पर वेजाइनल रिपोर्ट्स एट सब सेंटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी डन। बेटा जी सब सेंटर पे कहाँ पे आई है बेटा जी, सब सेंटर पे एक महिला आई है जिसको 20 वीक की प्रेगनेंसी है और साथ ही वो आपको बता रही है, वो आपको रिपोर्ट कर रही है कि मेरे को पर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। आप क्या बन गए हो अब, CHO। क्या बन गए हो बेटा जी, CHO। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी डन, यानी कि आप CHO तो बन गए हो लेकिन अब आप करोगे क्या। पेशेंट आपके पास में खड़ा है, पेशेंट आपको कंप्लेन बता रहा है लेकिन आपको करना क्या है यही आपको पूछा गया है। और इस पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वही पूछे गए हैं जो CHO के वर्क होते हैं, इसीलिए आपको CHO बनाया जा रहा है। उससे पहले ही आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं CHO के वहाँ पे क्या क्या करेगा। देखिए अगर ऐसी महिला आपके पास में आती है तो आपको क्या करना है, ऑल ऑफ द अबव कर देना है। ऑल ऑफ द अबव का मतलब क्या है बेटा जी, ऑल ऑफ द अबव का मतलब है पर वेजाइनल एग्जामिनेशन एंड रेफर टू FRU फर्स्ट रेफरल यूनिट। आपको पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है और आपको रेफर भी करना है। अगर आपके बस की बात नहीं है तो फिर आप फर्स्ट रेफरल यूनिट के ऊपर आप क्या कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। ऑप्शन देखिए इसी के अंदर सेकंड, रेफर टू FRU एंड नेक्स्ट देखिए पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। तो बेटा जी यहाँ पे जब ऑप्शन ए लिख दिया है, दोनों को कंबाइंड में लिख दिया है, तो अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट रेफर यूनिट यहाँ पे अलग से देता है, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन अगर आपको यहाँ पे अलग से देता है तो आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि यहाँ पे तो ये कंप्लीट काम आपको करने ही करने हैं। अगर आप CHO बन रहे हैं तो आपको पेशेंट को देखना भी है, आइडेंटिफाई भी करना है, डायग्नोस भी करना है और ट्रीटमेंट भी आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BCG इजेन जो BCG वैक्सीन है उसका रूट पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी, इंट्राडर्मल इंजेक्शन। BCG क्या है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन है जो इंट्राडर्मली रूट से लगाया जाता है। नेक्स्ट है, फॉलोइंग द इंसर्शन ऑफ IUD द वुमेन शुड रिटर्न टू द क्लिनिक।
एक वुमेन है जिसको क्या लगी है, आईयूडी, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस है वो लगवाई है। तो अब उसको वापस क्लिनिक पे कब आना है, उसको वापस क्लिनिक पे आपसे मिलने कब आना है? तो बेटा जी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए, आफ्टर द नेक्स्ट पीरियड इन 3 to 6 वीक्स और एट लीस्ट विद इन 3 मंथ्स। बेटा जी अगर आईयूडी किसी वुमन को लगाई जाती है तो उस वुमन को वापस चेकअप के लिए एंटीनेटल विजिट तो नहीं बोल सकते, लेकिन वापस चेकअप के लिए उसको विद इन 3 मंथ्स वापस क्लिनिक पे आना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वैक्सीन स्टोरेज कंडीशन इज नॉट करेक्ट। बेटा जी यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, ये किसके हैं? वैक्सीन स्टोरेज को लेकर ये 4 स्टेटमेंट दिए गए। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक सही नहीं है, नॉट करेक्ट, यहाँ पे कौन सा सही नहीं है। तो बेटा जी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए, मिजल्स शुड बी कैप्ट एट -15 डिग्री सेंटीग्रेड एट ऑल लेवल्स। बेटा ये गलत है, अगर यहाँ पे -20 डिग्री सेंटीग्रेड होता तो फिर ये स्टेटमेंट भी क्या होता, सही होता, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है बेटा जी, गलत है। नेक्स्ट देखिए, हेपेटाइटिस एंड जो डीपीटी है और हेपेटाइटिस जो बी वैक्सीन है उनको कितने डिग्री टेम्परेचर पे रखते हैं? 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे। डाइल्यूटेंट मस्ट नेवर बी फ्रोजन। बेटा जी अगर किसी भी वैक्सीन को डाइल्यूट कर लेते हैं उसके बाद उसको फ्रीज कभी भी नहीं करना है, उसको फ्रीज के अंदर कभी भी नहीं रखना है। नेक्स्ट, बीसीजी वैक्सीन कैन सेफली बी केप्ट एट 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। जो बीसीजी वैक्सीन है उसको 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आप सेफली रख सकते हो। लेकिन आपको ये जो मिजल्स वैक्सीन है वो कितने डिग्री पे रखनी है? -20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको फ्यूचर में कभी पूछ ले तो आपको आंसर क्या करना है? -20 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे यही स्टेटमेंट क्या है, गलत है, और गलत आपको यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सेसिव वेट गेन शुड अराउज सस्पिशियन ऑफ प्रीक्लैम्सिया या ट्विंस। हाउ मेनी केजीज एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है किसकी वजह से? प्रीक्लैम्सिया की वजह से या ट्विंस होने की वजह से। तो बेटा जी आपको बताना है कि कितना वेट गेन होगा, कितना वेट ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा अगर महिला के अंदर प्रीक्लैम्सिया जैसी कंडीशंस हो गई है या फिर ट्विंस उस महिला के अंदर अभी भी है, यानी अभी किसी महिला ने प्रेगनेंसी कंसीव की है और उसके अंदर ट्विंस है या फिर उसको प्रीक्लैम्सिया की कंडीशन हो रखी है, तो उसमें कितना वेट इंक्रीज हो जाएगा? तो बेटा जी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, मोर देन 3 kg पर मंथ। उसमें पर मंथ कितना वेट गेन होगा? 3 kg, 3 किलो पर मंथ ज़्यादा वेट उसके अंदर बढ़ता रहेगा, उससे ज़्यादा वेट बढ़ता रहेगा। तो आप समझ जाना, या तो इसको ट्विंस है या फिर इसको प्रीक्लैम्सिया की कंडीशन डेवलप हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स टू प्रिवेंट चाइल्ड फ्रॉम हाइपोथर्मिया जस्ट आफ्टर डिलीवरी। बेटा जी बच्चे को आपको क्या करना है? हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना है। जैसे डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद आपको क्या करना है? आपको क्या करना है बेटा जी? हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना है। तो आप क्या करेंगे बेटा जी? आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑल ऑफ द अबव। बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स ऑल ऑफ द अबव थे, कुछ को छोड़ के, 5-4 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सभी के क्या थे? ऑल ऑफ द अबव। मेंटेन द रूम टेम्परेचर, आपको मेंटेन करना है रूम टेम्परेचर, और आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड जो लेबर रूम होता है उसका टेम्परेचर रास्ट सीएनचओ में पूछा हुआ है, और आपको वहाँ पे भी करेक्ट आंसर करना था 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड, और पूछा जा सकता है आगे भी, आपको याद रखना है। जो रूम टेम्परेचर है वो आपको मेंटेन रखना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रोवाइड हीट बाई कंगारू मदर केयर, कैम से आपने पढ़ी होगी, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट आपने पढ़ा भी होगा। तो जो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होता है कंगारू मदर केयर के अंदर वो भी आपको देना है। ये क्या करती है? हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करती है। इमीडिएटली रिमूव द वेट, बहुत वेट क्लॉथ है, सॉरी यहाँ पे वेट क्लॉथ है, यहाँ पे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, वेट क्लॉथ एंड रेप इन अनदर वार्म क्लॉथ, यानी कि जो गीले कपड़े हैं वो आपको हटा देने हैं और आपको गर्म कपड़े बच्चे को पहना देने हैं। तो ये आपको सारे के सारे काम करने हैं अगर बच्चे को हाइपोथर्मिया से बचाना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग काउंसलिंग यूजिंग द गैदर टेक्निक इज एन इंपॉर्टेंट टू। बेटा जी गैदर टेक्निक से दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, और गैदर के आपको कंप्लीट यहाँ पे नाम दिए गए हैं, अलग अलग आपको नाम दिए गए हैं। देखिए गैदर में टी का मतलब दिया गया है, जी का मतलब दिया गया है, ई का मतलब दिया गया है, ए और ये जो कुछ रह गए हैं उनका मतलब यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या करना था बेटा जी? ऑल ऑफ द अबव। आप ऑप्शंस देख लेना, तीनों ऑप्शंस देख लेना, तीनों गैदर की टेक्निक के ही नाम है, इनके कंप्लीट नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड लास्ट क्वेश्चन इस आज के इस पार्ट का, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, यूज्ड आईवी सेट्स शुड बी डिस्कार्डेड इन विच कलर ऑफ BMW बीन्स।
जो BMW आपने पढ़ा होगा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे इस पेपर के अंदर। यहाँ पे आपको पूछा गया आईवी सेट, जो आईवी सेट आप यूज ले लेते हो उनको कौन से कलर के बायोमेडिकल वेस्ट बिन्स के अंदर आप उन्हें डिस्कार्ड करोगे। तो बेटा जी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी ब्लू। जो ब्लू वाला बीएम जो बिन्स आता है, ब्लू कलर वाला जो बिन्स आता है उसके अंदर आपको क्या करना है, आईवी सेट्स को डिस्कार्ड करना है। तो बेटा जी ये हमारे 25 क्वेश्चन फिर से हो चुके हैं और जो रिमेनिंग 25 क्वेश्चन है वो बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। ऐसे करके आपको 100 जो क्वेश्चन है हरियाणा सीएचओ पेपर के वो आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।